Good morning all my dear students. Today we are starting our new topic of inorganic chemistry, that is chemical bonding, and it is the most important chapter of inorganic chemistry. You can say basically it is the backbone of chemistry, है ना. Inorganic chemistry आपको सभी कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग के यूज होंगे, एज वेल एज पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं. तो हम लोग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहले तो मैं अगर एक रफ लिस्ट दूं कंटेंट की कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या समझना है, व्हाट आई विल गेन आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर. सबसे पहले तो मैं इसमें समझूंगा टाइप्स ऑफ किसको, बॉन्ड्स, कि मेरे पास किस किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, है ना. हमारे पास बेसिकली दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इंटर एटॉमिक, जो दो डिफरेंट काइंड ऑफ या सेम काइंड ऑफ एटम्स के बीच में बनते हैं, एंड सेकेंड वन इज योर इंटर मॉलिक्यूलर. ठीक है ना. इंटर एटॉमिक जो आपने नाम सुने होंगे वो आप नॉर्मल नाम सुनते हो, है ना. इंटर एटॉमिक बॉन्ड कौन कौन से होंगे, कोवालेंट, आयोनिक, ओके, कोऑर्डिनेट, हालांकि आजकल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दिया गया है, मेटेलिक, है ना, ये मेटेलिक लैटिस में बनता है. ठीक है. और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब कौन से बॉन्ड मेरे, वॉन डर वॉल बॉन्ड, जो पहले मॉलिक्यूल बन जाता है उसके बाद बनते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है ना. तो मुझे पहले तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मतलब इन 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में आइडिया लेना है. और कहने को ये नंबर वाइज 6 हैं, बट एक एक बॉन्ड में आपको काफी ज्यादा ध्यान देते हो. जैसे व्हेन आई विल गो फॉर आयनिक बॉन्ड, तो अब अगर मैं आयनिक बॉन्ड का जैसे कंसीडर करूंगा तो आयनिक बॉन्ड में मुझे क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, मुझे ये सब. सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना. दूसरी जानकारी मुझे क्या मिलेगी, है ना, विच टाइप ऑफ एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा. तीसरी, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड. ठीक है ना. चौथा, लैटिस एनर्जी क्या होती है, ये भी मैं इसी में समझूंगा, है ना. उसको कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं. ठीक है. अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, वो भी मैं इसी में समझूंगा. ठीक है ना. सॉल्युबिलिटी क्या होती है वो भी मैं इसी में समझूंगा, कि कोई आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है ना. उसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है वो भी मैं इसी में समझूंगा. तो कहने को ये 6 बॉन्ड है, बट एक एक बॉन्ड में हमें अच्छा खासा टाइम लगना, अच्छी खासी जानकारी इसको कवर करते हुए चलना है. ठीक है ना. इसके अलावा आयनिक कंपाउंड शो करने वाले कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इसके अलावा मुझे पता है कि दुनिया में न तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से कोवालेंट है, न ही कोई बॉन्ड पूरी तरह से आयनिक है. तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड में भी कुछ परसेंटेज ऑफ कोवालेंट कैरेक्टर होता है, और वो एक्सप्लेन करा था किसने हमें, पेजांस. तो मुझे पेजांस रूल को भी यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है ना. तो आयनिक बॉन्ड कहने को तो सिंपली बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस, खत्म, आयनिक बॉन्ड. बट जब हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे तब वो जेई लेवल निकल के आएगा. 11th लेवल के लिए हम लोग केवल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड. और फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर पीरियोडिक टेबल वी नो कि आयन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा किसमें होती है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स. मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहती है, लूज करना चाहती है, तो वो कैटायन बनाएगी. नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है तो वो एनायन बना लेगी, है ना. तो अगर 11th स्कूल के एग्जाम के टर्म्स में बात करें तो हो गया, एनर्जी चेंजेस भी आई गए. कैटायन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है. और लैटिस एनर्जी बाद में कैटायन और एनायन मिलकर अपना क्या बनाएंगे, लैटिस. सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते हो कि हर आयनिक कंपाउंड का NaCl है, तो NaCl का एक पूरा 3D लैटिस होता है, जिसमें एक Na+ क्या होता है, 6 क्लोराइड आयन से, और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड होता है. तो वो लैटिस एनर्जी है.
ठीक है ना। तो इस तरीके से 11 पॉइंट ऑफ व्यू से तो जल्दी चीजें हो जाएंगी, बट जेई एडवांस लेवल में जाने के लिए हम लोग इस चैप्टर का लेवल काफी बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे, सब चीजों को डेप्थ में समझेंगे, हाइड्रेशन, सॉलिबिलिटी, आइसोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज, है ना। सेम थिंग्स वी विल डिस्कस फॉर किसके अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड। जब मैं कोवेलेंट कंपाउंड में जाऊंगा तो मैं उसमें भी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से किस तरह के एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, एनर्जी चेंज क्या होता है ना। अब कोवेलेंट कंपाउंड लैटिस नहीं बनाता है तो हम लोग लैटिस की बात नहीं करेंगे। कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रेशन न होके सीधे उनका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना। किस तरह के कंपाउंड्स में वो सॉल्युबल होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर में आयनिक कैरेक्टर का हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक फॉर्मूला देख ही चुके हैं, हैनी स्मिथ इक्वेशन। इसके अलावा जो यहाँ पर अच्छी चीज हो जाती है वो क्या होती है, हमारी डाइपोल मोमेंट, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं ना। तो फॉर्मेशन, एटम्स, एनर्जी चेंज, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस, कोवेलेंट कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज, एज वेल एज डाइपोल मोमेंट, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन केस ऑफ कोवेलेंट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट ए स्पेशल केस ऑफ किसका, कोवेलेंट बॉन्ड। आईयूपीएससी आजकल बोलता है, एनसीईआरटी बुक वगैरह में देखोगे कि आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों में चेंज क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है, ए और बी के बीच में, पहला वाला भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, पहला वाला कटोरा लेके आता है, दूसरा वाला है ना रुपया लेके आता है, ऐसे भिखारी और दाता, है ना। तो भिखारी, कटोरे से मीनिंग क्या है, हमारे लिए केमिस्ट्री में कटोरे से मीनिंग होता है ऑर्बिटल। तो पहला वाला खाली क्या लेके आएगा, ऑर्बिटल, और दूसरा वाला पूरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। दूसरा वाला पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये कटोरा लेके आता है, वो उसको डोनेट कर देता है। और चूंकि बन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही रहा तो इसलिए आईयूपीएससी बोलता है इसे आप एरो की तरह शो ही मत करो। आप तो ये मान लो कि पहले ए ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो अब ए ने लूज करा तो कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, बी ने गेन करा तो माइनस। अब दोनों के ऊपर क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन है, अभी दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड न दिखा के उसे प्लस माइनस के फॉर्म में एक बॉन्ड दिखाएंगे, जो देगा उसके ऊपर प्लस, जो लेगा उसके ऊपर माइनस, अगर एलिमेंट आपका सेकेंड पीरियड का हो, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड नहीं कर सकता है। बट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास तो डी शब शेल आ जाता है, तब हम लोग डबल बॉन्ड से शो करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन द स्ट्रक्चर। हम लोग लगभग है ना 100-150 स्ट्रक्चर भी इस चैप्टर में कवर करने जाएंगे, हाई सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर, बोरेट्स की स्ट्रक्चर, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ऑल दिस चैप्टर। हाँ, अब थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से। वैन डर वाल बॉन्ड भी मुझे पता है कितने तरीके का होता है, मेरे पास 5 तरीके का, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से खुद कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक इंट्रामोलिकुलर। उनसे क्या क्या प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होती हैं वो सब। उसके अलावा थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलूं कि कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज होती है ना, तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब स्ट्रक्चर, सब लगभग सब कॉन्सेप्ट हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कवर करते हैं। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहली थ्योरी होती है कौन सी, वीबीटी, विच इज नोन एज व्हाट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। ये आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बताता है कि किस तरह से बॉन्ड बनता है। बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। इसमें हम लोग है ना सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इनके बारे में समझेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होती है। सेकेंड थ्योरी होती है हमारा वीएस पीआर थ्योरी, जो कहलाती है क्या, कौन सी थ्योरी हमारा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना, पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, है ना। ये मुझे बताता है कि अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हैं किसी कंपाउंड के अंदर, तो किस तरह की वो शेप रखेगा। क्योंकि मुझे पता है ये कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी से, वाई, बिकॉज मुझे पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। एक आयन है, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या, एक आयन है, उसके लिए आप दूसरा आयन दुनिया के किसी भी कोने में रख दो सराउंडिंग में, हर तरफ से उनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन लगेगी, दैट इज फ्रॉम द
फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू कि दो चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम नेचर के हुए तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, एंड देयर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। किसी भी लाइन के अलोंग रख दो, अगर कैटायन यहाँ पे, एनायन इधर रख दो, उधर रख दो, नीचे ऊपर, बस मुझे तो उनके बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस, एंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसलिए आप NaCl में कभी भी बॉन्ड नहीं दिखाते हो कि Na डंडा Cl, बाकी आप HCl में हमेशा क्या करते हो, H लाइन Cl। CO2 को आप हमेशा किस तरह से दिखाते हो, लीनियर, तो उनकी डायरेक्शन फिक्स है कि ये इसी डायरेक्शन में होंगे, और वो बताने का काम मुझे कौन सी थ्योरी करेगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों होंगे तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होगी, कि लोन पेयर होंगे तो क्या होगी, बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या होंगे, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरी VSPR थ्योरी करती है मेरा काम। VSPR थ्योरी के बाद हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कौन सी थ्योरी, हमारा MOT, एंड व्हाट इज MOT, इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना, जिसके ऊपर आपको अगर पता हो तो इस साल JEE 2013 है ना, ज्यादा पुरानी तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 13 में MOT के ऊपर 3 क्वेश्चन आए मेंस में, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन आए, कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डायमैग्नेटिक, फलाना डिमका टाइप के क्वेश्चन। तो दिस इज अवर कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, जो लिखते वक्त भले मैंने एक तरफ बोर्ड भर दिया, बट ये कंटेंट हमारे लिए काफी बड़ा है, जब हम लोग स्ट्रक्चर, थ्योरीज, कंपाउंड्स के नेचर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। नाउ इफ यू आर कमिंग कि आखिर कोई एलिमेंट बॉन्ड बना क्यों रहा है ना, सबसे पहले तो मुझे यही समझना है ना। पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में मेरे पास टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें से भी मतलब एक एलिमेंट 117 है अप टू एटॉमिक नंबर 118, और उसमें एक बीच का 117 वाला एलिमेंट गायब है। अब अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो आपको शायद पता होगा कि हर साल लाखों करोड़ों तो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिस्कवर हो जाते, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी करोड़ों में है, एलिमेंट 117 और कंपाउंड करोड़ों में, कैसे पॉसिबल है। एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना के क्या हो जा रहे हैं, स्टेबल। जब तक आपका एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। जैसे ही वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो हमें सबसे पहली चीज यही समझनी है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलो, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग कि आखिर एलिमेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं ना। तो वी विल गो फॉर फर्स्ट थिंग, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस में 2 रीजन से पार्टिसिपेट करता है ना। सबसे पहला रीजन होता है आपका टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, या इनडायरेक्टली हम लोग इसे है ना लोअरिंग ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी। मुझे पता है फिजिक्स से वापस कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखता हूं तो इट इज K Q1 Q2 बाय R, ठीक है ना। फोर्स के लिए तो R स्क्वायर आता है, बट यहाँ पर इसके लिए K Q1 Q2 बाय क्या आता है, मेरा R। अब जब भी 2 एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना चालू करते हैं, A और B, अगर ये आना चालू हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो A के पास न्यूक्लियस है अपना, ठीक है ना, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, मैं इसे Na बोल दे रहा हूं, और A के अपने इलेक्ट्रॉन भी है E है, ओके। सिमिलरली B का भी कोई न्यूक्लियस होगा Nb, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और B के इलेक्ट्रॉन भी होंगे Eb, ओके। जब ये पास आना चालू कर रहे हैं, दोनों ही चार्ज स्पीसीज है,
और मुझे पता है कि दो चार्जेस के बीच में हमेशा या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। तो जैसे ये पास आना चालू करे तो एन ए और एन बी के बीच में एज वेल एज ई ए और ई बी के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इसी तरह से एन ए और अगर ई बी की बात करूं, इसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज। और इधर एन बी क्या करेगा, ई के इलेक्ट्रॉन को। तो यहां कौन सा फोर्स लगेगा मेरा, अट्रैक्शन फोर्स। तो whenever two atoms are coming closer to each other, there is force of attraction as well as there is force of repulsion. अगर वो तब भी पास आते जा रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तब क्या होगा, तब बिल्कुल एनर्जी कितनी होगी उस कंडीशन पर, जीरो, है ना। क्यों, आर इन्फिनिटी। अब जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं भैया, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लगातार एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे सिस्टम की क्या होती है, कम। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर। और फाइनली एक पॉइंट आता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ए और बी के बीच के एटम की डिस्टेंस होती है, उसी को उस पर्टिकुलर बॉन्ड की क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ। इसलिए आपको पता हो तो हर बॉन्ड की दुनिया में बॉन्ड लेंथ पहले से क्या है, फिक्स है। आप दो एटम को उस पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ से ज्यादा पास ला नहीं सकते हो। जैसे ही आपने पास लाना चालू करा, उल्टे फोर्स ऑफ कौन सा मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, रिपल्शन। दैट्स व्हाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SIR पढ़ते होगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। वो जैसे ही दो एटम पास आना चालू करते, एक दूसरे से ज्यादा पास तो आ ही नहीं सकते, उनके बीच में क्या चालू हो जाता है, रिपल्शन। वॉन्डरवाल रेडियस हमने पढ़ी थी नॉन बॉन्डेड स्टेट में, ए अलग है बी अलग है, परंतु अगर ज्यादा पास आ जाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन की बजाय उल्टे रिपल्शन हो जाएगा। इस वजह से एक एटम क्या करता, अपना प्लेन को छोड़ के बाहर निकल जाता, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एटम पास आना चालू कर रहे हैं, जब तक R इक्वल टू इन्फिनिटी था तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। बट जैसे जैसे R आप पास आते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लगातार क्या होती जा रही, कम। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है ना, तब जाके बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होता है। दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर, आपने इस तरह का कर्व देखा होगा अपना, है ना। अलोंग वाई एक्सिस होती है पोटेंशियल एनर्जी, अलोंग एक्स एक्सिस होती है आर। तो ऐसा कुछ कर्व आपको याद आ रहा होगा, ठीक है ना। ये कर्व क्या बताता है मुझे, जब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, काफी दूर था इस तरीके से, तब आप देख सकते हो आर उधर जाने का मतलब आर बढ़ता जा रहा है। आर इन्फिनिटी था तो पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हो आप ऑलमोस्ट इक्वल टू कितनी है आपकी, जीरो, ठीक है ना। तो आर इन्फिनिटी पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब जैसे जैसे मैं पास आते जा रहा हूँ, आर मेरा लगातार क्या होता जा रहा, कम, और पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की लगातार क्या होती जा रही, कम। तो यू कैन सी कि इस पॉइंट पर जाकर आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, ठीक है ना। और ये वो क्या है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिसे मैं R0 बोल रहा हूँ। अगर मैं इस डिस्टेंस से ज्यादा पास दो एटम को ले आऊंगा, तो अब मेरे एटम्स के बीच में अट्रैक्शन की बजाय उल्टे रिपल्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। वापस पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ और इस पर्टिकुलर एनर्जी को ही उस बॉन्ड की क्या बोला जाता है, हमारा बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहला प्रोसेस कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब तक अकेला आइसोलेटेड एटम था वो अनस्टेबल था, अगर वो बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जा रहा है तो मॉलिक्यूल हैज मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू एटम। और जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, तो आपका सिस्टम क्या ऑब्टेन कर लेगा, स्टेबिलिटी, है ना। तो आप पहले दो लाइनें लिख लेना, फिर ये बना देना कि, है ना, व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, when two atoms are approaching each other, there is force of attraction as well as repulsion. Two atoms are approaching each other, there is force of attraction as well as repulsion.
but if they are approaching to each other means but if they are approaching to each other means force of attraction is dominating over force of repulsion. Force of attraction is dominating over force of repulsion, है ना, and potential energy of system decreases. And due to which molecule gets stability. Due to which molecule gets stability. So this is our first reason. इस वजह से आपका सब्सटेंस बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है? बेटा प्लस माइनस भी होता है। अब बोहर मॉडल में आर पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा क्या लेते हो, टोटल एनर्जी को माइनस लेते हो, क्योंकि वो बता ही क्या रहा है कि अट्रैक्शन में उल्टा एनर्जी क्या और रिलीज हो रही, इस वजह से। केवल उसको उससे क्यों देख रहे हो फॉर्मूले से? अट्रैक्शन में एनर्जी क्या हो रही है आपका, रिलीज हो रही। एनर्जी रिलीज होने का मतलब सिस्टम की एनर्जी तो क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो दिस इज माई फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन होता है हमारा to obtain inert gas configuration, जिसे हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, तो स्टार्टिंग थ्योरीज हमारी जो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये दो है। जब इनर्ट गैसेस, मुझे पता है क्या क्या होती है इनर्ट गैस ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, है ना। एक्सेप्ट अगर मैं हीलियम को छोड़ दूं तो इनमें देखा गया है कि आजकल भले जिनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, उस पर हम लोग बाद में आएंगे, बट अदरवाइज बाकी सभी इनर्ट गैसेस के कंपाउंड काफ़ी रेयर है। एक दो किसी के डिस्कवर हो गए तो अलग बात है। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि आखिर ये गैसेस बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही, बाकी सब तो बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड नहीं बना रहे। तो इसका रीज़न पाया गया कि भैया इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के जो 1s2 होता है, बाकी सबको कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा NH2NP6। तो NH2NP6 का मतलब क्या हो गया, 2 + 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ठीक है ना। तो उन्होंने जब देखा कि बाकी जो एलिमेंट है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और वो उल्टे बॉन्ड बनाकर क्या कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेकंड रीजन ये है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, या फिर अपने किसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ऑक्टेट को, जिसमें हम लोग 2 लाइनें बस यही लिखेंगे ना कि इनर्ट गैसेस जनरली डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, inert gases generally do not form compound, since their configuration is NH2NP6, that is they have completed octet. Since their configuration is NH2NP6, that is they have completed octet, है ना। So है ना, it is है ना believed to be a stable configuration, है ना, it is believed to be a stable configuration, and all other elements
it is believed to be a stable configuration and all other elements participates in the process of all other elements participate in the process of bond formation by losing, gaining, participate in the bond formation by losing, gaining or sharing of electron, by losing, gaining or sharing of electron, so that they can complete their octet. So that they can complete their octet. तो these are the major two reason कि एक तो कंपाउंड चाहता है कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, मतलब एनर्जी को कम करे, दूसरा हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट को क्या करे, कंप्लीट. इस वजह से सभी एलिमेंट प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना. सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिटेलली डिस्कस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, किस किस बॉन्ड की कितनी एनर्जी होती है, एंड स्टार्ट आयनिक बॉन्ड. लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड our new chapter chemical bonding, है ना, and we have discussed what are the reasons for chemical combination and what are we are going through this particular chapter. Okay, so now we are going to next heading. You can make types of bonds. How many types of bonds we are having? Basically we are having two types of bonds majorly. First one is inter atomic, that is इन्हें हम लोग प्राइमरी बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि पहले ये बनते हैं, है ना, एंड दैट आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. तो इंटर एटॉमिक का मतलब ही होता हमारा बॉन्ड्स formed between atoms. ठीक है, तो ये एटम्स के बीच में बनते हैं. तो पहले टाइप के बॉन्ड हमारे इंटर एटॉमिक होते हैं. एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, और ये होते हैं हमारे किस किस टाइप के, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, okay, then we will go for coordinate bond, मेटेलिक बॉन्ड को भी चाहो तो आप ले सकते हो, जो मेटेलिक लैटिस में बनता है ना. मेजरली वी विल डिस्कस आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, दैट आर आल्सो नोन एज प्राइमरी बॉन्ड. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं. एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना. तो दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से 400 किलो जूल के आसपास, मतलब रिलेटिवली हम लोग बोल सकते हैं हाई होती है, इन द ऑर्डर ऑफ 200 to 400 किलो जूल पर मोल. One by one we will discuss all types of bonds. And second is our inter molecular, जो एक तरह से हमारे लिए सेकेंडरी बॉन्ड की तरह भी काम करते हैं. ये रिलेटिवली वीक होते हैं, ठीक है ना. और ये चूंकि इंटर मॉलिक्यूलर है, दैट मीन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो ये आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, और इसमें हमारे लिए मेजरली दो बॉन्ड आएंगे. फर्स्ट वन इज वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डर वॉल बॉन्ड, एंड सेकेंड वन इज अवर हाइड्रोजन बॉन्ड.
ठीक है ना, इनकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर 2 to 40 किलोजूल पर मोल। Force of attraction. Yeah, hydrogen bond is again of two types. It may be intermolecular or it may be intramolecular. So hydrogen bond we will again see it is of two types. First one is intermolecular and second one is our intramolecular. So one by one we have to discuss this all types of bonds in this chapter. And first we will start with ionic bond. Yeah. So now we will discuss one by one each type of bond, and first bond is our ionic bond, which is also known as electrovalent bond. So it is ionic bond or electrovalent bond. As the name suggests, it is ionic bond. When from periodic table we know there are two types of ion. First one is cation and second one is anion. है ना, cation is formed by loss of electron and anion is formed by gain of electron. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो केटायन बनाएगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन बनाएगा, और केटायन एनायन मिलकर क्या बना देंगे आपका कंपाउंड. उनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो आयनिक बॉन्ड होता है. तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन. इसलिए आप NaCl की अगर आप देखते हो तो NaCl को आप केवल NaCl ही लिखते हो, आप Na और Cl के बीच में डंडा नहीं दिखाते हो. जैसे HCl में तो हम लोग क्या करते हैं, H डंडा दिखाते हैं. डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड को. सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड कोई आपका बॉन्ड नहीं है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना. और आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज नॉन डायरेक्शनल. बिकॉज अगर मैं एक केटायन यहाँ रख दूं और एनायन अब मैं इस पूरी स्पेस में कहीं भी रखूं, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा. तो किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, इसलिए आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है. तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन cation and anion is known as ionic bond. Bond formed between cation and anion is known as ionic bond. ठीक है ना, या और करके. In the last class we have told कि the reason of cause of chemical combination is every element wants to lower its energies so that it can gain stability, and second it wants to complete its octet. ठीक है ना. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास दो तरीके होते हैं. पहला, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे. तो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है ना, एक जना लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, दूसरा गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. तो दैट्स व्हाई हम लोग सेकंड डेफिनेशन ये भी देते हैं, बॉन्ड फॉर्म बाय बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, है ना, बाय की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ऑन बिटवीन. बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर. Bond formed between elements of two different nature by complete transfer of electron, elements of two elements of different nature by complete transfer of electron is known as ionic bond. ठीक है ना. So
सपोज फॉर एग्जांपल कि वी आर कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl किस तरह से बनेगा? सबसे पहले आपका फॉर्मेशन ऑफ होगा किसका? Na प्लस ना। अब Na प्लस कैसे बनेगा मेरा? Na प्लस बनेगा मेरा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na गैस ने, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। दैट इज फर्स्ट स्टेप इज अवर फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस, मतलब जनरल बोले तो केटायन। पहले केटायन बना Na प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, है ना, दूसरा क्या कर लेगा? गेन। तो दैट इज सेकंड स्टेप, वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ आवर Cl माइनस, एंड इट इज फॉर्म बाय इससे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ किसका? एनायन। तब आपका एनायन बनेगा। और एनायन कैसे बनेगा? Cl गैस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा आपका? Cl माइनस गैस। तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वहां पर फर्स्ट स्टेप में, इसने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपका? गेन कर दिया, है ना। अब ऐसा हुआ क्यों भैया? इफ आई एम गोइंग फॉर सोडियम, तो सोडियम का अगर मैं Z देखता हूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 281, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर दिया? किस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया? 28। मतलब इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब अगर नीचे देखूं Cl, व्हाट इज द Z ऑफ क्लोरीन? 17, है ना। 17 का मतलब क्या है? 287। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर लिया? 288। सोडियम Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया इक्विवेलेंट टू किसके हो गया? नियॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबिलिटी मिल गई इसे। Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन इज अगेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसने भी किसको ऑब्टेन कर लिया? स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और तीसरे स्टेप में जाकर, तो आयनिक बॉन्ड हमेशा इस तरह से 3 स्टेप में बनता है। पहली स्टेप केटायन का बनना, दूसरी स्टेप एनायन का बनना, तीसरी स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ लैटिस से मतलब क्या हमारा? Na प्लस गैस और ये Cl माइनस गैस दोनों जोड़कर बना देंगे क्या हमारा? NaCl सॉलिड। तो एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, और हमें पता है कि बॉन्ड 2 रीजन से बन रहा है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन सी कि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मिल ही चुका है। साथ ही साथ मुझे पता है कि गैसियस स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है कि सॉलिड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है? सॉलिड। तो अगर आप ये अनस्टेबल फेस है और वो कौन सी फेस है आपकी? स्टेबल। तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट, तो इस प्रोसेस में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी भी हो गई, इस वजह से हमारा क्या हो गया? काफी ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। और NaCl को आप हमेशा NaCl ही बनाते हो, क्योंकि ये बेसिकली 3D लैटिस होता है। अगर हमारा सुना हुआ हो सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा आइडिया, कि एक Na प्लस सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक Na प्लस रखा हुआ, ये सब सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, तो 6 क्लोराइड आयन होते हैं। अब 6 कहां से आएंगे? एक लेफ्ट में है अगर x डिस्टेंस पर, तो एक राइट में होगा x डिस्टेंस पर, एक ऊपर होगा x डिस्टेंस पर, तो एक नीचे। सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। क्यों? बिकॉज हर आयन की रेडियस क्या है आपकी? फिक्स है, ठीक है ना। Na प्लस की भी रेडियस फिक्स है और Cl माइनस। तो अगर इस Na प्लस और लेफ्ट वाले Cl माइनस के बीच की डिस्टेंस x है, तो इधर भी x डिस्टेंस पर, ऊपर भी x डिस्टेंस, नीचे भी x डिस्टेंस, x डिस्टेंस मेरी तरफ भी और x डिस्टेंस आपकी तरफ भी। तो इसलिए एक Na प्लस 6 क्लोराइड को सराउंड करता है। इन द सिमिलर वे एक क्लोराइड भी क्या करेगा? 6 सोडियम को सराउंड करेगा, और इसका एक पूरा 3 डायमेंशनल लैटिस बन जाता है। आयनिक कंपाउंड को आप कभी भी NaCl ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है। हम लोग हमेशा इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये Na प्लस और
Cl माइनस के बीच में क्या है आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरीके से। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो उसकी, जैसे कोवैलेंसी वर्ड होता ना, कोवैलेंसी मतलब वो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, so simply you can also note down के, है ना। So ionic bond is not a bond, basically, no? So ionic bond is not a bond, it is simply force of attraction. Ionic bond is not a bond, it is simply force of attraction between cation and anion. It is simply force of attraction between cation and anion. अगर आपको इसकी LDS जो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDS? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर किसी आयनिक कंपाउंड की या किसी भी कंपाउंड की LDS बनाने को दी जाती है, LDS में हमेशा आप, है ना, हर एलिमेंट के जितने भी एटम आ रहे हैं उसमें उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हो। अब अगर मैं जैसे NaCl की LDS बताऊं तो Na प्लस, अब इसके बाद आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक, और ये इसे क्या कर चुका है? लूज कर चुका है, तो इसलिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट Cl के लिए आप माइनस चार्ज भी दिखाओगे, इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कितने थे? 7, और एक गेन करके एक इसमें बदल चुका है 8, तो आप इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 7 तो इसके खुद के हैं, इसलिए मैं सेम कलर से दिखा रहा हूँ, और एक आपका इसने गेन करा है किससे? सोडियम से। तो अगर मुझे NaCl की LDS लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को दी जाए तो आई विल शो Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे इफ यू आर कंसिडरिंग वन मोर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ MgO सॉलिड, कि MgO सॉलिड आपका किस तरीके से बनेगा। तो MgO सॉलिड किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले Mg गैस क्या करेगा अपना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट होगा Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये Mg प्लस 2 बना यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टेप में S1। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो गया, नाउ एनायन विल बी फॉर्म। ऑक्सीजन गैस इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा O-2 गैस में, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन। थर्ड स्टेप में Mg प्लस 2 और O-2 रिएक्ट करके लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, तो Mg प्लस 2 प्लस O-2 विल कंबाइन एंड गिव MgO सॉलिड। एंड फॉर LDS अगेन, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि इट वाज 282 एंड नाउ इट इज 28। फॉर ऑक्सीजन इट वाज इनिशियली 26 and now it is 28. So I will, for LDS I will show simply Mg plus 2 O-2 in which 6 electrons are of oxygen and 2 electrons it is gaining for magnesium. ठीक है। तो अब ऐसे कोई भी कंपाउंड, जैसे अगर मुझसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ K2S, आई कैन ऑल्सो शो, जो बुक्स में एक तरीका होता है शो करने का, वो एक तरीका ये भी है ना, K2S। तो K2S में क्या हो रहा है? अगर मैं सल्फर को देखता हूँ, सल्फर के पास
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और पोटेशियम को अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 286। तो पोटेशियम को देखता हूँ तो इट इज 19, मतलब 2881। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या है आपका? एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो बुक्स में कभी कभी इसे इस तरीके से भी शो करा जाता है कि पोटेशियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इस पोटेशियम ने भी अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? सल्फर को। ठीक है ना, जैसे ही पोटेशियम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये भी K प्लस बन गया विच इज 288, नीचे वाला भी क्या बन गया? K प्लस दैट इज 288, और सल्फर जो था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें? मेरा सल्फाइड में, और ये भी क्या हो गया? 288। सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, द 2K प्लस plus s minus 2, it will give you K2s. तो in this way ionic bond are formed. अब हमसे जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन जैसे बढ़ाता जाएगा ना कि आयनिक बॉन्ड सेम एलिमेंट्स के बीच में बनेगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बनेगा, है ना। आयनिक बॉन्ड कभी भी सेम नेचर के एलिमेंट्स के बीच में नहीं बन सकता, ये हमेशा डिफरेंट नेचर के एलिमेंट्स के बीच में बनेगा। डिफरेंट नेचर कैसे हो रहा है? एक सब्सटेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? हमारा नॉन मेटल। ठीक है ना, तो वी कैन आल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कि आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड ionic bond is always formed between elements of different nature. Ionic bond is always formed between elements of different nature. That is, one element should be electropositive, one element should be electropositive. In bracket you can write कि easily loses electron. One element should be electropositive, in bracket easily loses electron, while another should be electronegative. While another should be electronegative, ब्रैकेट में इजीली गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए आपका नीचे हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल प्लस नॉन मेटल ये दोनों मिलके ही कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हमारा आयनिक बॉन्ड। ना, एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल में है ना, जो हम लोग कॉमनली ज्यादा बनाएंगे मेटल वाले ग्रुप, वो G1, G2 और G3। एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और क्या आपका बोरॉन फैमिली वाले। नॉन मेटल की अगर आप बात करोगे तो स्पेशली ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 और ग्रुप क्या हमारा 17। तो इनके बीच में बनने के चांस है ना। G1 की अगर आप बात करोगे है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये हमेशा इनकी अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूँ है ना, तो आप पहले नीचे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिफाइन ही कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी?
है ना। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी डिफाइन करते हैं, वैसे आयनिक बॉन्ड के लिए वी डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लॉस्ट और गेन बाय द एलिमेंट, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे G1 वाले सभी एलिमेंट, है ना, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। और ये केवल एक क्यों करेंगे? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IgNS1 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं G2 की बात करता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन सभी की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, क्योंकि है ना फिक्स्ड है IgNS2। G3 क्या S2 स्टेबल मतलब? हाँ तो क्या हो गया? ये कौन से तरीका हो गया? स्टेबल है तो लूज क्यों करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज, ऑक्टेट कंप्लीट दो ना, स्टेबल होने से क्या? इससे ज्यादा अच्छा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? NS2 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि NS2 NP6 ज्यादा स्टेबल है? तो वो उसे गेन करना चाहेगा। हर चीज लोअर स्टेबिलिटी से किस में जाएगी? स्टेबिलिटी से। हाँ, अगर आप ये बोलो कि G1 वाला आसानी से लूज करेगा कि G2 वाला, तो G1 वाला आसानी से लूज करेगा, G2 वाला रिलेटिवली डिफिकल्टी से करेगा। बाकी G2 वाला भी करेगा ही से, ऐसा नहीं करेगा, है ना। G3 मतलब कॉमनली हम लोग कौन सा लेते हैं? जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, तो इनमें भी बनाने की टेंडेंसी होती है। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी हमारा? 3। हाँ, तो ग्रुप 13 मेरे को लिखना है, G3 लिख दिया। जी अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो ये नाइट्रोजन फैमिली हो जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये सब चाहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये ऊपर वाले तीनों तो क्या कर रहे हैं हमारे? लूज कर रहे हैं। अब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? हमारा गेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लूज गेन को प्लस माइनस ऐसा करके अलग अलग नहीं दिखाएंगे, बिकॉज द इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन में शामिल ही है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे चाहे वो गेन करे, तो इनकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। बिकॉज अब इनके लिए ज्यादा बढ़िया तरीका, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो IgNS2 और NP3, है ना। आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बजाय ये चाहेंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर ले? गेन कर ले। तो इस वजह से इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी क्या हो गई? 3 हो गई। G16 वालों के पास भी ये टेंडेंसी काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, बिकॉज IgNS3 NP4। तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा बढ़िया ढंग से एक्सेप्ट करना चाहेंगे। और G17 की बात करूं तो इट इज फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी 1 है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इज IgNS2 NP5। ठीक है। जिसमें 4 होगा ना बेटा, तो नॉर्मली क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। इस वजह से अगर आपको पता हो तो कार्बन जो है वो नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि उसके लिए अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो 2 तरीके हैं, या तो शेयरिंग कर ले, शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। या फिर वो क्या करे? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 4 को गेन करे। तो 4 को लूज या गेन करने में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? काफी ज्यादा हो जाती है, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। एक तो सेकंड कार्बन क्या है? सेकंड पीरियड का है,
अब सेकेंड पीरियड का है तो वैसे ही छोटा है, अब छोटा होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी बैंड बच जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी बैंड बच जाएगा, उसका रख ही नहीं पाएगा, है ना। एंड देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो अपनी साथ में कौन सी वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे ये वाले जो अभी हमने लिखे हैं इनकी तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है आपकी फिक्स है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले हैं। जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी रख सकते हैं, लाइक Fe 2 भी शो कर सकता है और Fe आपका 3 भी शो कर सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ग्रुप्स के बीच का, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ या आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड इसलिए हमेशा G1 और G17 के एलिमेंट्स के बीच में बनता है ना। और मोस्ट इफेक्टिव आयनिक बॉन्ड बोले तो G1 का कौन सा वाला एलिमेंट ले लो लास्ट, क्योंकि मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसमें होगा, मेरा सीजियम में, ठीक है ना। और उधर क्या करें, G17 का सबसे पहला वाला मैं उठा लूं, तो अगर मैं सीजियम और फ्लोरीन को ले लेता हूं तो इनका आयनिक बॉन्ड मेरे लिए क्या होगा, सबसे बढ़िया। तो हम लोग इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि हायर इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप नंबर, है ना, इसको जरूर ध्यान रखना। हायर इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, एंड मोर विल बी ionic character in the bond. And more will be ionic character in the bond. जैसे हमसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो अगेन सिंस इनऑर्गेनिक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो हमें सीधा सीधा पता है कि आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। तो अगर मैं आपसे जैसे पहला क्वेश्चन दूं कि, है ना, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल, कि फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल का इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो अब मैं क्या बोलूंगा उनका इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, है ना। LiF में सबसे कम, फिर NaF, फिर KF, फिर RbF और फिर क्या हमारा CSF। और अभी मैंने बोला कि CSF क्या है हमारा मोस्ट आयनिक, क्योंकि इससे ज्यादा आपको आयनिक कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड में नहीं मिल सकता है। तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड अगर कभी मुझसे पूछा जा रहा है तो वो आपका CSF होगा, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से बोलें तो G1 और G17 के बीच का आयनिक बॉन्ड सबसे बढ़िया होगा, है ना। अब ऐसे कुछ भी दे रहा है जैसे आपसे, ठीक है, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल दिए, अब जैसे आपसे बोल रहा है कि हैलाइड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के हैलाइड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करो, है ना। ऊपर हमने नॉन मेटल को फिक्स रखा है और किसको चेंज कर रहे हैं, मेटल को। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब इधर मैंने मेटल को फिक्स कर दिया, दैट इज सोडियम।
और चेंज कर रहा हूं मैं किसको, नॉन मेटल, मैंने लिखा है हेलाइट्स। तो नॉन मेटल्स के लिए भी क्या रूल है, जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली क्या होगी, कम। तो सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो किसमें होगा, NaF में, और सबसे कम किसमें, NaI। तो इंक्रीजिंग कैरेक्टर बोल रहा है, तो NaF लेस देन NaBr लेस देन NaCl लेस देन NaI, NaF, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे कभी भी आयनिक कैरेक्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आयनिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी कैन से एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। हेलाइट्स ऑफ सोडियम। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि आखिर किस तरह से एनर्जी लोअर हो रही है, तो अगली चीज वही हमारा एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितनी चीजें आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रही हैं सब चीजें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी की टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, टोटल 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं एनर्जी की। पहली एनर्जी है कौन सी, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, विच इज इन्वॉल्व इन किसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। अगर कैटायन बन रहा है तो कैटायन बनने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लूज। एंड इन पीरियोडिक टेबल वी हैव लर्न कि अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, एम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें, एम माइनस गैस। दूसरी जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होती है इट इज EA means electron affinity, and it is involved in किसके अंदर, हमारा formation of anion। anion के बनने में यार क्या लिख रहा हूं, M गैस gives M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एनायन बनना है, मान लीजिए X गैस है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, X माइनस गैस में, ठीक है। फर्स्ट वाली प्रोसेस में आपकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कैटायन के बनने में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन था वो मुझे तोड़ना है, तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन एनर्जी इज एब्जॉर्बिंग। और सेकेंड वाली प्रोसेस में उल्टे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि है ना ऊपर वाली प्रोसेस नीचे वाले का जस्ट क्या हो गया, हमारा अपोजिट हो गया। एक बार कैटायन एनायन बन जाते हैं, थर्ड स्टेप है ना, फर्स्ट 2 टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पीरियोडिक टेबल और ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा फैमिलियर है। थर्ड टर्म इज नहीं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ये M प्लस और X माइनस अब आपस में जुड़कर एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, MX सॉलिड, है ना। लैटिस का मतलब भी होता है 3D नेटवर्क। अब इस प्रोसेस में भी अभी मैंने बोला दिस इज अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल, मतलब आप अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल में जा रहे हो तो फिर से आपकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, रिलीज होगी। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं कौन सी, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये लैटिस एनर्जी अब हमारे लिए यहाँ पर एक नई टर्म है, हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड
is formed from isolated gaseous ions। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को ना, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड होती है, तो अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल को बना रहे हो, उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। आइसोलेटेड गैसियस आयन को होना कंपलसरी है, और आप एनर्जी रिलीज वर्ड डाल रहे हो तो रिलीज वर्ड तब होगा जब आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा, क्योंकि इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर NaCl है उसे मैं तोड़ दूंगा तब मैं बोलूंगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो दोनों लेटिस एनर्जी ही है। अगर टूट रहा हो तो हम लोग वर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब बोलेंगे, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। बन रहा होगा तो मैं एनर्जी क्या बोलूंगा, रिलीज, ठीक है ना। तो हमारे लेटिस एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छा लेटिस बनेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी, आपका रिलीज होगी, है ना। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कंपाउंड को स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए लेटिस एनर्जी का हमारा जो फंडा है, जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब अगर मुझसे बोल रहा है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो अब फेवरेबल कंडीशंस के लिए क्या क्या बोलूंगा मैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, लो, क्योंकि ये तो देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिलीज हो उतना ही बढ़िया है। सो आवर फेवरेबल कंडीशन ठीक है ना, एक मेटल होनी चाहिए, एक नॉन मेटल होनी चाहिए, जितना डिफरेंस हो वो भी फेवरेबल कंडीशन है। और एनर्जी के टर्म्स में अगर फेवरेबल कंडीशन बोलेगा तो वी विल से आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, जितनी कम से कम हो। और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही होगा सबसे कम होती है किसकी, सीजियम की, है ना। तो सीजियम के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, और लैटिस एनर्जी भी हमारा मैक्सिमम, जितना ज्यादा हो। तो दीज आर द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए, हमारा आयोनिक बॉन्ड। ओके, लैटिस एनर्जी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नाउ वी आर गोइंग इन डिटेल कि लैटिस एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करेंगे और इसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अगली चीज लिखेंगे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। हाँ, कहाँ, फ्लोराइड्स ऑफ, हाँ, F माइनस को फ्लोराइड ही कहते हैं बेटा, एल्कली मेटल Am। F माइनस को ना जहां तक मुझे पता है कि फ्लोराइड ही कहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि देर इज नो डायरेक्ट मेथड for determination of lattice energy. There is no direct method for determination of lattice energy, but it can be indirectly calculated by using Born-Haber cycle. It can be indirectly calculated by using Born-Haber
साइकिल, शॉर्टकट में हम लोग इसे BHC लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या मीनिंग होता है बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब एक पूरा आप क्या सेटअप करोगे अपना साइकिल, और उस साइकिल में आपको जो डिफरेंट टर्म्स यूज में आएंगी, आयनेशन एनर्जी का भी यूज होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यूज होगा, लैटिस एनर्जी का भी यूज होगा, एक और इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स की टर्म होती है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, और हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा HF। डेल्टा H का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा H से डिनोट करते हैं। अब इसमें चूंकि फॉर्मेशन बोल दिया तो नीचे मैंने बस उसके लिए क्या लिख दिया, F लिख दिया, है ना। क्या डेफिनेशन होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, है ना, एनी कंपाउंड is formed from its elements, बी केयरफुल, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, एक मोल को बनाना है कंपाउंड को, बट वो एलिमेंट से बनाना है ना। लैटिस में भी आप कंपाउंड को ही बना रहे थे, एक मोल को ही बना रहे थे, क्योंकि एनर्जी की जो भी टर्म आएगी IUPAC ने फिक्स कर दिया है, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव मतलब जो किसके ऊपर डिपेंड करती, मास के ऊपर, तो अनलेस अदरवाइज मेंशन आपको एक मोल बनाना है, ठीक है ना। अब कैसे बना रहे हो उससे डेफिनेशन बदल जाएगी। लैटिस के लिए आप उसे बना रहे थे किससे, आइसोलेटेड गैसियस आयन से, अब आप उसे बना रहे हो किससे, एलिमेंट से, और एलिमेंट्स भी कैसे, बाय इट्स एलिमेंट्स विच शुड बी इन, है ना, प्योर एंड स्टेबल फॉर्म। एक तो एलिमेंट से बनाना है और ऐसे एलिमेंट से बनाना है जो अपने प्योर एंड स्टेबल फॉर्म में हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे NaCl सॉलिड इसे बनाना है, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की क्या इक्वेशन लिखूंगा आपको, है ना, बनाना है तो डेफिनेटली इट विल अपीयर इन द प्रोडक्ट साइड, तो आप एरो अपना डाल दो, ठीक है ना। अब बस आपको बनाने के लिए इतना देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। व्हाट इज द प्योर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ सोडियम, सोडियम नेचर में आपको किस फॉर्म में मिलता है, Na सॉलिड के फॉर्म में, है ना, मोनो एटॉमिक है और सॉलिड के फॉर्म में, चूंकि एक एटम था वहां पर भी, यहाँ पर भी एक ही है, ठीक है ना। क्लोरीन नेचर में प्योर एंड स्टेबल फॉर्म किस फॉर्म में मिलता है, Cl2, और वो भी क्या, गैस, ठीक है ना। तो आप इसे Cl2 गैस लोगे, बट चूंकि वहां पर 1 मोल था, 1 एटम है, इसलिए हाफ कर दिया। तो दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक्स जब हम आप पढ़ोगे उसमें एक एक डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन की मुझे जरूरत पड़ी थी, मैंने बता, लैटिस एनर्जी भी वहां पर भी हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस देखिएगा। ये आयन से बन रहा था, आयन से बनने के लिए लैटिस एनर्जी वर्ड यूज होगा, और कंपाउंड एलिमेंट से बनते वक्त कौन सा वर्ड यूज होगा हमारा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब ऐसे बन गया भैया, ठीक है ना। इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी को मैं उसका क्या बोलूंगा, डेल्टा HF। अब चूंकि मुझे डिटरमाइन तो किसको करना है, लैटिस एनर्जी को, तो इसलिए मैं पूरा एक साइकिल सेटअप करूंगा, और उस साइकिल का नाम ही क्या होगा, बॉर्न हेबर साइकिल, है ना। अब मैं इसी NaCl सॉलिड को बनाऊंगा किससे, आयन से। अब कौन कौन से आयन्स चाहिए मुझे, Na+ एंड Cl-। अब मैं इधर देखूं कि मैं Na+ को कैसे बना सकता हूं। सबसे पहले मैं इसे S, है ना, S का मतलब है कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है सबलाइम होने का, सॉलिड फॉर्म से सीधे गैसियस फॉर्म में बदलना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा सब्लिमेशन। तो अगर आप इसे सब्लिमेशन एनर्जी दे दोगे तो ये आपका Na सॉलिड से किस में बदल जाएगा, Na गैस। एक काम हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप इसे Na गैस से किस में बदलना चाहते हो, Na+ गैस, ठीक है ना। दैट मीन्स आप केटायन को बनाना चाहते हो, तो अब इसे कौन सी एनर्जी दोगे आप, IE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IE, मतलब आयनेशन एनर्जी। सब्लिमेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी,
देनी पड़ेगी, तो मैंने प्लस है ना नहीं लिखा है, मतलब वो प्लस ही है, तो ये एब्जॉर्ब होगी। आई का मतलब था हमारे लिए यहाँ पर कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये वाली एनर्जी भी क्या होगी, एब्जॉर्ब। ओके, तो एक काम हो गया, आप Na+ पर आ गए हो। ऐसे ही आप चाहते हो कि किस पे आ जाओ आप, Cl-। अब Cl- पे कैसे आओगे, ठीक है ना, सबसे पहले Cl2 मतलब मॉलिक्यूल है, अगर आपको एनायन बनाना है तो एनायन बनाने के लिए वो आइसोलेटेड किस फॉर्म में होना चाहिए था, एटम, तो आपको मॉलिक्यूल को किस में बदलना पड़ेगा, एटम। इसमें Cl और Cl के बीच में क्या है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एटम, है ना, एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ दो तो वापस किस में चले जाएगा वो, एटम। तो मैं यहाँ पर इसे D/2, है ना, जहां पर D का मतलब क्या है मेरा, बॉन्ड एनर्जी। जो भी एनर्जी है वो हमेशा 1 मोल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा IUPAC ने फिक्स करके रखा हुआ। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी ये भी 1 मोल के लिए, तो मेरे पास 1 ही मोल था। आयनेशन एनर्जी भी पर मोल के लिए। डी जो है वो बॉन्ड एनर्जी है, किसकी बॉन्ड एनर्जी, Cl और Cl, वो भी 1 मोल के लिए, परंतु मेरे पास यहाँ कितने मोल है, हाफ मोल, तो इसलिए मैंने डी का क्या कर दिया, आधा, ठीक है ना। तो D/2 जैसे ही मैंने एनर्जी दी, मेरे पास हाफ Cl2 गैस का मतलब क्लोरीन का एक एटम था वो मिल गया, और अब मैंने इस Cl को क्या करा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, है ना, माइनस साइन के साथ क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये आपका Cl गैस से किस में बदल गया, Cl-, है ना, जो आपको चाहिए था, देखो है ना, आप वहां तक पहुंच चुके हो, अब आपको आयंस मिल चुके हैं, कौन कौन से आयंस, Na+ और Cl-। और अब अगर इन दोनों ने मिलकर NaCl को बनाया, तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ही कौन सी एनर्जी कहलाएगी, मेरा लैटिस एनर्जी, तो माइनस ऑफ Li। क्लियर। तो हमने एक पूरा साइकिल बनाया है, इसलिए साइकिल का नाम ही क्या दिया है हमने, बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब इस साइकिल में आपको Sp पता होगा, I पता होता है, D पता होता है, Ea पता होता है, एज वेल एज डेल्टा HF पता होता है, तो दो ओनली अननोन क्वांटिटी क्या होती है, -Le। अब कैसे कंपेयर करेंगे भैया, है ना, तो डेल्टा HF को कैन आई राइट, डेल्टा HF इक्वल टू ये सब जो मैंने करा है ना, मैं किसी कंपाउंड को सिंगल स्टेप में बनाऊं या घुमा फिरा के बनाऊं, दोनों में एंथैल्पी चेंज क्या होगा, मेरा सेम होगा। तो अगर मैंने सिंगल स्टेप में बनाया था, देन व्हाट वाज माय एंथैल्पी चेंज, डेल्टा HF, और अब मेरा एंथैल्पी चेंज अगर घुमा फिरा के बना रहा हूं तो कितना हो गया, S प्लस IE प्लस D/2 माइनस EA माइनस Li। इस साइकिल को ही आप बॉर्न हेबर साइकिल बोलते हो, जो एट प्रेजेंट मैंने Li को डिटरमाइन करने के लिए निकाला है, ठीक है ना। बट इन जनरल हम लोग इसमें से कोई भी क्वांटिटी वो अननोन कर दे रहा है तो मैं उसे आसानी से क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, जैसे हम लोग ना, सो वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन, सेटअप बॉर्न हेबर साइकिल फॉर MgO सॉलिड। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, सेटअप बॉर्न हेबर साइकिल फॉर MgO सॉलिड। ऐसा हो जाए मेरा क्वेश्चन, तो अब मैं MgO सॉलिड के लिए बॉर्न हेबर साइकिल कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले तो अगेन मैंने आपसे भी बोला कि मुझे MgO सॉलिड की क्या लिखनी पड़ेगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन, दैट इज डेल्टा HF। अब वो किस तरह से लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो आप पहले उसके रिस्पेक्ट में लिख दो Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, तो ये दोनों रिएक्ट करके Mg सॉलिड प्लस O2 गैस बना देंगे आपका MgO सॉलिड। तो ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन हो गई। अब मुझे पूरा साइकिल बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं वापस इसे S दे दूंगा, सब्लिमेशन एनर्जी, ताकि ये Mg सॉलिड से Mg गैस में लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि MgO में Mg+2 स्टेट में, तो दो पॉसिबिलिटी से कि हो सकता है वो IE डायरेक्ट दे दे, यहाँ IE1 और
I2 करके दे, I1 का मतलब क्या, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg प्लस में गया, ठीक है ना। फिर आप चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हो, मतलब Mg प्लस 2 में, इस तरीके से, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इकट्ठे केवल, अगर वो आई बोल रहा है, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम में केवल आई दे रहा है और आपको उसे +3 तक ले जाना है, तो इसका मतलब वो टोटल आई है, I1 भी उसमें जुड़ा हुआ है, I2 भी जुड़ा हुआ है और I3 भी। और अगर अलग अलग दे रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। इधर मेरा एक काम हो गया कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, Mg प्लस 2। अब अगर मैं O2 गैस की बात करूं, ठीक है ना, तो ये तो गैस फॉर्म में ही है, तो इसमें मुझे पहले फॉर्म चेंज करने के लिए तो एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि O2 का मतलब O और O के बीच में बॉन्ड है, पहले मुझे एटम के फॉर्म में लाना है। तो अब मैंने इसे कौन सी एनर्जी दे दी, D। तो O2 गैस का बीच का डबल बॉन्ड टूटकर ये किस में बदल गया, 2O गैस, है ना। वहां पर हाफ Cl2 था तो एक एटम बना, बाकी यहाँ पर 2 एटम थे तो 2 एटम बने। मुझे दोनों को ही किस फॉर्म में लाना है ना, O -2 गैस के फॉर्म में। तो अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी कि या तो वो Ea डायरेक्ट दे दे या फिर Ea1 और Ea2। अगर वो Ea1 दे रहा है तो फर्स्ट वाले में तो एनर्जी आपका रिलीज होगी और वो -2 Ea1। क्यों 2? क्योंकि 2 मोल है। एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जितने मोल्स होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते हुए चलना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर तो ये आपका 2O माइनस गैस बना, हाँ MgO है, बिल्कुल सही। तो हाफ है तो फिर ये करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा Ea1। अब ये O माइनस गैस जो बना है, इसके बाद ये सेकेंड वाली स्टेप पीरियोडिक टेबल में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्या, फर्स्ट वाली प्रोसेस तो Ea के टर्म्स में पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, बट सेकेंड वाला Ea सभी के लिए क्या होता है, Ea सभी का नेगेटिव होता है। Ea नेगेटिव होता है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना। Ea पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज, तो इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ इसलिए लिखा है ताकि एनर्जी रिलीज हो, यहाँ पर प्लस इसलिए कि एनर्जी क्या हो रही मेरी, एब्जॉर्ब। तो आप किस फॉर्म में आ गए, अपना O-2 के गैस के फॉर्म में। अब इन दोनों ने मिलकर आपका क्या बना दिया, लैटिस बना दिया, ठीक है ना। और लैटिस की स्टेबिलिटी है ना, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो किस तरह के आयन से, उनके ऊपर ही डिपेंड करेगी। आयन जितना छोटा होगा अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा, और लैटिस उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मजबूत, है ना। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर अभी मैं देखूं तो अब जो एनर्जी रिलीज हो गई वो एनर्जी ही मेरी कौन सी एनर्जी हो गई, लैटिस एनर्जी। तो मुझे चाहे तो जिसका चाहे उसका बॉर्न हेबर साइकिल अब मुझसे पूछा जा सकता है। अब इसके लिए मैं कंप्लीट प्रोसेस क्या लिखूंगा अपना, डेल्टा HF इक्वल्स टू S प्लस I1 प्लस I2, ठीक है ना, प्लस D/2, बिल्कुल सही। तो इट इज D/2 माइनस Ea1 प्लस Ea2 माइनस L, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका, तो वी आर स्टॉपिंग अवर लेक्चर हियर टुडे।